अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल बसावता खुर्द के अंदर सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अभी हमारे पास में दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, जो 2022 का जो रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंजन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंजन। वास्तविक तौर पर इंजन है क्या, ये हमें मालूम होना चाहिए। इंजन जो है अगर परिभाषित रूप में आकर देखा जाए, डेफिनेशन इसकी आपसे पूछ ली जाती है तो आप किस तरीके से बताते हैं। इंजन जो है विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है जो कि ऊष्म ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपने देखा होगा कि इंजन के बाहर की ओर भी काफ़ी पार्ट्स लगे रहते हैं, जैसे आपका अल्टरनेटर है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है ना, FIP जिसे आप बोलते हो, ठीक है, नोजल्स हैं, हाई प्रेशर पाइप है, फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो बाहर की ओर भी इसमें पार्ट्स लगे रहते हैं और अंदर की ओर भी पार्ट्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है जो कि ऊष्म ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इसमें ये होती किस तरीके से है प्रक्रिया, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अंदर भी पेट्रोल इंजन है, उसमें आपको पता है कि पेट्रोल है वो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, उसको स्पार्क प्लग के माध्यम से उसको जलाकर उसमें दहन प्रक्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार डीजल इंजन में जो कंप्रेस्ड एयर है उस पर नोजल के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का स्प्रे करके दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो इंजन की परिभाषित रूप में वापस से एक बार आप इसको देखें कि इंजन क्या है। इंजन विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है जो कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक होते हैं। कितने स्ट्रोक होते हैं? महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 4 स्ट्रोक इंजन की। स्ट्रोक की जब बात की जाए तो इंजन को 2 तरीके से विभाजित किया गया है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। अपने पास भी जितनी भी गाड़ियां हैं, कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, तो ये सभी क्या है? 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें 4 सिलेंडर होंगे वही 4 स्ट्रोक इंजन होगा। 4 क्रियाओं के अनुसार वो 4 स्ट्रोक इंजन होगा, ठीक है। जैसे उसमें स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं देखिए आप। पहला जो स्ट्रोक होता है वो होता है सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। हिंदी में इसे चूषण स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्ट्रोक है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। जिसे हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित स्ट्रोक। और तीसरा जो स्ट्रोक है इंजन का सबसे मेन स्ट्रोक जो बोला जाता है, शक्तिशाली स्ट्रोक जो होता है वो होता है पावर स्ट्रोक। ठीक है, इसे हम इंजन का शक्तिशाली स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ये मैन स्ट्रोक होता है इंजन का। क्या स्ट्रोक होता है? मैन स्ट्रोक। इंजन का मैन स्ट्रोक होता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक के अंदर इतनी ताकत जो फ्लाईव्हील है वो ग्रहण कर लेता है। बाकी इंजन के जो ये 3 आइडल स्ट्रोक हैं, अंतिम स्ट्रोक एक बार आपको मैं बता दूं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसे हिंदी में बोला जाता है रेचन स्ट्रोक। मैंने कहा कि सबसे जो पावरफुल स्ट्रोक है वो क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक के अंतर्गत इतनी ताकत जो वहन कर लेता है कौन? फ्लाईव्हील, जिसे गतिपालक चक्र भी बोला जाता है। तो इंजन के ये जो 3 सहायक स्ट्रोक होते हैं, कौन सा? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट।
इन्हें इंजन के सहायक स्ट्रोक भी बोला जाता है, इंजन के आइडल स्ट्रोक भी बोला जाता है। ठीक है, इनको पूरा करने में जो फ्लाईव्हील है वो इतनी गति ताकत प्राप्त कर लेता है कि सभी स्ट्रोकों को पूरा कर देता है। क्योंकि पावर स्ट्रोक के बाद में क्या आता है, एग्जॉस्ट, वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में सक्शन की और कंप्रेशन की क्रियाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो गया कि इंजन के अंदर 3 सहायक स्ट्रोक कौन से हैं। तो जब सहायक स्ट्रोकों की बात हो तो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। पावर स्ट्रोक क्या है, इंजन का मेन स्ट्रोक है, वर्किंग स्ट्रोक है। ठीक है, पावर स्ट्रोक क्या है, इंजन का मेन स्ट्रोक है, वर्किंग स्ट्रोक है। इसी तरह से देखा जाए कि भाई ये इनमें एक्चुअल में कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसके अनुसार इंजन चलता है, तो थोड़ा सा पूर्ण ध्यान केंद्रित करें अपना कि जो सक्शन स्ट्रोक है, चूसना स्ट्रोक नाम से प्रतीत हो रहा है, चूसना यानी कि खींचना। तो आपने देखा है प्रैक्टिकली रूप में भी एयर क्लीनर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एयर क्लीनर 2 प्रकार के होते हैं, ऑयल बाथ और ड्राई टाइप। ऑयल बाथ जो एयर क्लीनर रहता है उसके अंदर बाउल के अंदर ऑयल भरा रहता है और एक फिल्टर छलनी रहती है उसके अंदर। वायुमंडलीय जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो स्वाभाविक सी बात है अपने साथ में धूल मिट्टी के कण भी लाती है। अगर वो धूल मिट्टी के कण इंजन पार्ट्सों में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो मेन कण है वो ऑयल में चिपक के रह जाते हैं, मोटे जो कण है वो फिल्टर से बाहर और केवल शुद्ध हवा इंजन में प्रवेश करती है। कहाँ, पहले किस में आ गई, एयर क्लीनर, और एयर क्लीनर से इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, और वो उसके बाद में वाल्व होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं। इस समय सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व है वो ऑपरेट हो जाता है तो शुद्ध हवा अंदर प्रवेश करती है। एग्जॉस्ट वाल्व है बंद रहता है। आप इसको पॉइंट के रूप में याद रखें, ना कि थ्योरेटिकल रूप में। क्वेश्चन अपने आप बनते तैयार हो जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व की क्या स्थिति रहती है, तो सीधा सा आपने पढ़ा कि इनलेट वाल्व खुल जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन क्या बना कि एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके बन गए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके से। तीसरी बात ये कि पिस्टन किस दिशा में चलता है, ऊपर से नीचे। आपको पता है कि कहां से, ऊपर से नीचे। तो सीधा सा ऊपर का जो पॉइंट होता है वो होता है टीडीसी और नीचे का पॉइंट बीडीसी। बिल्कुल, टॉप डेड सेंटर है वह उच्चतम केंद्र बिंदु या अंतिम छोर जिससे और ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। बीडीसी अर्थात बॉटम तल वह निचतम केंद्र बिंदु या अंतिम छोर जिससे और नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। पूछ लिया जाता है कि स्ट्रोक क्या होता है। क्वेश्चन ये आ गया कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक की जब परिभाषित रूप में आप बताओगे तो पिस्टन के द्वारा टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी जो दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रोक कहलाता है। क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के समय जो पिस्टन की जो चाल रहती है वो कहां रहती है, टीडीसी से बीडीसी की ओर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बना, इनलेट वाल्व खुल जाता है, शुद्ध हवा इंजन में सिलेंडर में प्रवेश करती है। एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। एक स्ट्रोक से ऊपर जाके नीचे वापस। बिल्कुल, ये अप डाउन की ये जो गति होती है पिस्टन के द्वारा जो गति की जाती है। एक क्वेश्चन और बन गया भाई साहब की वजह से, नया क्वेश्चन ये बन गया, पिस्टन के द्वारा जो गति की जाती है उसे क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है। पिस्टन के द्वारा जो ऊपर नीचे की जो चाल होती है उसे बोलते हैं प्रत्यागामी गति अर्थात रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कौन सा मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और आपको पता है कि पिस्टन के साथ में जुड़ी रहती है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, स्मॉल एंड बेरिंग है वो किसके साथ में, पिस्टन के साथ में। बिग एंड बेरिंग है क्रैंकशाफ्ट के साथ में। ठीक है ना, तो पिस्टन जो गति करती है ऊपर नीचे की उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन अर्थात प्रत्यागामी गति। और उस रेसिप्रोकेटिंग या प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलने का काम कौन करती है, क्रैंकशाफ्ट। कौन करती है, क्रैंकशाफ्ट। क्योंकि कहा गया है कि क्रैंकशाफ्ट जिस प्रकार मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसी प्रकार क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, इंजन की रीढ़ स्तंभ होती है। इनडायरेक्टली रूप से इंजन की जो सभी कलपुर्जे हैं उनको ऑपरेट करने का काम किसका है, क्रैंकशाफ्ट का है।
तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि सक्शन स्ट्रोक के समय क्या होती है, जब डीजल इंजन की बात हो रही है तो केवल शुद्ध हवा, केवल शुद्ध हवा। पेट्रोल इंजन की बात होगी तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण। क्वेश्चन 2 और बढ़ गए इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय आता है, ऑप्शन दे दिया हवा प्लस में डीजल का मिश्रण, या फिर यह दे दिया कि कंप्रेस्ड एयर। भ्रमित करने के लिए सारी बातें आएंगी, लेकिन आपने पढ़ा है तो आप सही ऑप्शन पे ही चयन करेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो आ गया, पेट्रोल इंजन के समय सक्शन स्ट्रोक के समय आता है, तो उसमें दे दिया पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन दे दिया हवा, तीसरा ऑप्शन दे दिया हवा और पेट्रोल का सा मिश्रण। इसमें से कोई नहीं, आपने पढ़ा है तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण, हवा और पेट्रोल का मिश्रण। तो पहले स्ट्रोक की जब अपने डीजल इंजन में बात की तो आपने देखा था केवल जो शुद्ध हवा है वो सक्शन स्ट्रोक के समय प्रवेश करती है। पिस्टन की स्थिति भी आपने देख लिया कि कहां से चला, टीडीसी से बीडीसी की ओर चला, ठीक है ना। और जो क्रैंकशाफ्ट होती है प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूमकर आधा चक्कर पूरा करती है। कितना? 180 डिग्री घूमकर आधा चक्कर पूरा करती है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट। तो इसमें 4 पॉइंट बने भाई साहब, इसमें 4 पॉइंट बन गए। क्या? सीधा सा इनलेट वाल्व है खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व है बंद रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, शुद्ध हवा सिलेंडर में भर जाती है, और अंतिम पॉइंट क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री चलकर आधा चक्कर पूरा कर लेती है। क्लियर है बात? दूसरा जो स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, नाम से प्रतीत हो रहा है, कंप्रेस अर्थात दबाना। हिंदी में बोला जाता है इसको संपीड़न स्ट्रोक। इसमें पिस्टन की क्या स्थिति रहेगी, कहां से चलेगी? बिल्कुल ठीक बात, बीडीसी से टीडीसी की ओर। उससे पहले वाल्वों की जब बात कर लें तो वाल्वों की स्थिति क्या रहेगी? इनलेट वाल्व है जो कि सक्शन स्ट्रोक के समय खुला था, बंद हो जाता है। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बंद हो जाता है क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के समय वो खुला था, और इसमें बंद हो जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। एग्जॉस्ट वाल्व है, सक्शन स्ट्रोक के समय भी बंद था और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय भी बंद रहेगा। अगर साहब वाल्व खुले रहेंगे तो जो एयर है वो तो निकल जाएगी, कंप्रेशन कहां से बनेगा? इंजन को ताकत मिलने की तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हवा को कंप्रेस किया जाएगा इसके समय। तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। पिस्टन की स्थिति, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलती है। सक्शन स्ट्रोक के समय आई हुई हवा को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले तो पूरा सिलेंडर भरा हुआ था, किससे? हवा से, सक्शन स्ट्रोक के समय। अब दबाते हुए चल रही है तो आयतन में कमी होगी और तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तकरीबन 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन ये तापमान पहुंच जाता है। और जैसे ही पिस्टन ऊपर बिल्कुल टीडीसी पर पहुंचने वाली होती है तो कुछ डिग्री पूर्व प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक जो थ्योरी है इसमें कुछ अंतर रहता है। दहन प्रक्रिया आप लोग देखते हैं कि बताते हैं कि पावर स्ट्रोक के अंतर्गत होती है, लेकिन जब प्रयोगात्मक की बात होती है तो उसमें एक्चुअल जो होता है कुछ डिग्री पूर्व ही क्या हो जाता है कि ये दहन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। वहीं गर्म हवा पर जो नोजल हैं इंजेक्टर के द्वारा डीजल का स्प्रे कर इसको फ्यूल का स्प्रे करके गर्म हवा पर जब करेंगे तो क्या लगेगा? आग लगेगी, नहीं ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? फ्यूल स्प्रे होगा तो आग लगेगी, और आग लगेगी तो गैसें फैलेंगी, और गैसें फैलेंगी तो पिस्टन पर दबाव डालेगी। तो सीधा सा हमें कौन सा स्ट्रोक प्राप्त हो जाता है? पावर स्ट्रोक, जो इंजन का शक्तिशाली स्ट्रोक है, मेन स्ट्रोक है, ठीक है। और संपीड़न स्ट्रोक में अंतिम जो पॉइंट है, एक क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री घूमकर क्या कर लिया इसने? एक चक्कर पूरा कर लिया। मैंने बताया ना कि भी आधा चक्कर उसमें आधा इसमें, तो कितना हो गया? एक चक्कर। कितना घूम गई? 360 डिग्री पर घूम गई। तो इसमें पॉइंट क्या क्या बने? इनलेट वाल्व है बंद हो जाता है,
एग्जॉस्ट वाल्व है बी बंद रहता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, ठीक है ना। जो सक्शन स्ट्रोक के समय आई हुई हवा को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस्ड किया जाता है। जो कंप्रेशन टेम्परेचर है वो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तकरीबन हो जाता है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट 360 डिग्री पर घूमकर एक चक्कर पूरा कर लेती है। बारी आ गई पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि दोनों वाल्व बंद स्थिति में रहते हैं, इनलेट वाल्व भी बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। पिस्टन किस ओर से चलेगी अब? अरे टीडीसी से बीडीसी की ओर, ठीक है ना। तो गर्म हवा पर जब डीजल का स्प्रे हुआ, आग लगी तो गैसें फैली और पिस्टन पर दबाव डाला तो कहां से चली? टीडीसी से बीडीसी की ओर। तो बात सिद्ध हो गई ना भाई साहब, कौन सी? के इंजन विभिन्न कलपुर्जों से निर्मित एक मशीनरी है जो कि ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा प्राप्त हुई कि नहीं हुई? जब डीजल का जो स्प्रे है गर्म हवा पे हुआ तो क्या लगा? आग लगी। भाई वो रसायन था डीजल, और उस पे डीजल को क्या कर दिया? गर्म हवा पे डाल दिया तो आग लगी। तो वहां क्या मिली? हीट मिली कि नहीं मिली? ऊष्मा मिली। और ऊष्मा मिलने के बाद में जब पिस्टन नीचे की ओर चलती है, झटके से वो क्या करेगी? क्रैंकशाफ्ट को गतिमान कर देगी, चलनेमान कर देगी। संपूर्ण इंजन ही क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा, चलनेमान हो जाएगा, इंजन को ताकत मिलेगी, ठीक है। इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अंतिम जो सहायक स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, अर्थात रेचन स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? आपने एक चीज और नोट की कि इसमें क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री घूम जाएगी? 540 डिग्री, अर्थात इसमें 1.5 चक्कर पूरा हो गया, आधा और हो गया ना। क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर हो गए? 1.5 चक्कर हो गए। आ जाओ एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे। एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, हिंदी में इसे रेचन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलती है। अब भाई साहब फ्यूल जल गया तो क्या बचा? धुआं बचा। बिल्कुल ठीक बात कही कि धुआं, स्मोक बचा। तो वो एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होता हुआ साइलेंसर के माध्यम से बाहर वायुमंडल में निकल जाता है, ठीक है। इन 4 क्रियाओं के अनुसार 4 स्ट्रोक इंजन बना है। मतलब ये है कि चाहे मात्र एक सिलेंडर हो, अगर ये चारों क्रियाएं उसके अंदर होती हैं तो वो क्या कहलाएगा? 4 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो पेट्रोल इंजन है उसी के अंदर भी ये चारों स्ट्रोक होती हैं। फ्यूल का फर्क है, इग्निशन सिस्टम का थोड़ा सा अंतर है, जो आगे अपन चैप्टर में देखेंगे उसको। कौन से का लिखा? 4 स्ट्रोक इंजन जो है आपका 4 सिलेंडर इंजन, इसका कितना है भाई? 1342 भी है, 1324 भी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो एक सबसे उत्तम होता है, डिसाइड करो 3-4 होते हैं इनके फायरिंग ऑर्डर, ठीक है ना। 1342 है वो उत्तम है, उसके बाद में 1324 है वो भी इसका उत्तम है, इसके बाद में सेकंड। एक कैटेगरी जैसे पेट्रोल की आप श्रेणियां देखो, सुपर प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, सुपर पेट्रोल, 3 श्रेणी में इसको ग्रेडिंग कर दी ना। किसके अनुसार? इसमें ऑक्टेन नंबर के अनुसार। किसके अनुसार? ऑक्टेन नंबर। फ्यूल की रेटिंग किसमें होती है? ऑक्टेन नंबर। वैसे ही डीजल इंजन के लिए क्या होता है? C10 नंबर। तो वो गुणवत्ता के अनुसार, और जो भी इंजन निर्माता है जैसे वो बना रहा है, किस प्रकार से अपनी गाड़ी का डिजाइन बना रहा है, उसके अनुसार ही वो कर देता है उसकी। जैसे आपका 8 सिलेंडर 20 सिलेंडर इंजन है, उसका फायरिंग ऑर्डर अलग होगा। एक लाइन में है उसे बोला जाता है इनलाइन। जैसे पिस्टन एक ही लाइन में है सिलेंडर, तो वो क्या कहलाएगा? इनलाइन। तो दोनों का 8 सिलेंडर है, लेकिन फायरिंग ऑर्डर क्या होगा? भिन्न होगा। सबसे सरल तो इनलाइन ही है, सादा है इनलाइन। अपनी जितनी भी गाड़ी में है, यहाँ अपने पास में है, सभी में इनलाइन इंजन है, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा जो टॉपिक लेते हैं अपन, टाइप्स ऑफ इंजन की बात करते हैं।
अर्थात प्रकार की। टाइप्स ऑफ इंजन की बात की जाए तो हीट इंजन का जब बंटवारा करेंगे तो आपसे मोटे तौर पे जब पूछा जाता है कि इंजन कितने प्रकार का है, तो सीधा सा आप क्या बोलते हो, 2 प्रकार का। वैसे इंजन को विभिन्न तरीके से अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। 2 प्रकार से जब बात की जाए तो कौन कौन से, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा जो है इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन को बोला जाता है बाह्य दहन इंजन। और इंटरनल जो कंबशन इंजन है, नाम से प्रतीत हो रहा है आंतरिक दहन इंजन। टाइप्स की बात करें भैया तो इसमें बाह्य दहन के इंजन में उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे रेलवे का भाप इंजन है, टरबाइन है, तो इनमें क्या किया जाता है, आपने मूवीज देखी होंगी, गदर फिल्म भी देखी होगी, द बर्निंग ट्रेन भी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा गदर फिल्म में आपने सनी देओल क्या कर रहा है कि जो कोल है, जो कोयला है, वो कहाँ डाल रहा है, आग के अंदर डाल रहा है साहब। तो सीधा सा आपको फ्यूल दिखाई दे रहा है उसके अंदर, ये वो कोयला उसके अंदर डाल रहा है। एक बॉयलर होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है और उसके नीचे क्या है कि वो कोयला डाल रहे हैं, तो क्या होता है उसके अंदर जो वाष्प है, वेपोराइजेशन है होती है उसमें अंदर, और जो वाष्प है, जो भाप है, वो इंजन को चलाने के लिए काम में ली जाती है। तो उसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन इसलिए बोला गया क्योंकि आपने सीधा सा देखा था कि उसमें फ्यूल के रूप में जो काम हो रहा था, आपको दिखाई भी दे रहा था कि दहन प्रक्रिया होते हुए, तो वो क्या कहलाएंगे, बाह्य दहन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन, आपके पास में जितनी भी ये गाड़ियां हैं, कार है, बस है, ट्रक है, बाइक हैं, तो आपने देखा हो कि इन सभी के अंदर क्या होता है कि आपको फ्यूल जलते हुए नहीं दिखाई देता साहब, ईंधन जलते हुए नहीं दिखाई देता। तो ये सीधा से तौर पर क्या हो गए, इंटरनल कंबशन इंजन अर्थात आंतरिक दहन इंजन। इनके अंदर जो फ्यूल होती है, दहन प्रक्रिया, वो इंजन सिलेंडर के अंदर होती है। कहाँ होती है, इंजन सिलेंडर के अंदर होती है। तो मोटे स्तर पे जब आपसे पूछा जाता है कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। और भी तरीके से अपन इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं इंजनों को। देखा जाए तो अगर डिवाइडेशन करें तो कूलिंग सिस्टम के अनुसार भी अपन आप कर सकते हो। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम। आवाज नहीं, शीतलन प्रणाली के अनुसार। शीतलन प्रणाली के अनुसार इंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एयर कूलिंग सिस्टम, अर्थात हवा द्वारा शीतलित इंजन, और दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। यानी कि पानी द्वारा शीतलित इंजन। एयर कूलिंग सिस्टम आपने देखा हो, आपकी जो बाइक्स होती हैं या आईसर ट्रैक्टर भी आपने देखा हो, तो उसके सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक पर एयर फिल्स बनी रहती है।
जो कि एल्युमिनियम अलाय का होता है। इंजन के अंदर का जो सिलेंडर होता है वो कास्ट आयरन का होता है, डलवा लोहा का। लेकिन बाहर का जो आपने आवरण देखा हो तो वो किसका बना रहता है? एल्युमिनियम अलाय का। वायुमंडलीय हवा जब एयर फिन से टकराती है, हवा का क्षेत्रफल बढ़ता है और इंजन ठंडे हो पाते हैं। उसी तरह से देखा जाए कि अपने जो बड़े इंजन हैं गाड़ियों के अंदर, तो उसमें रेडिएटर आपने देखा होगा। रेडिएटर के बाद में आपने वाटर पंप देखा होगा, ठीक है। रेडिएटर फैन आपने देखा होगा, होज पाइप आपने देखा होगा। तो इसमें जो इंजन को ठंडा करने के लिए सीधे रूप में क्या होता है, आपका जो पानी होता है, पानी के द्वारा इंजन को ठंडा किया जाता है। और इंजन सिलेंडर के अंदर वाटर जैकेट्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? क्वेश्चन ये बना गया, बड़े इंजनों में इंजन को ठंडा करने के लिए सिलेंडर के इर्द गिर्द क्या बने रहते हैं? वाटर जैकेट्स। रेडिएटर जो होता है उसके दो छोर होते हैं। ऊपर का जो हिस्सा रहता है अपर टैंक, नीचे का हिस्सा लोअर टैंक। लोअर टैंक से आपने देखा हो एक रबर की होज पाइप रहती है जो कि वाटर पंप से जुड़ी रहती है। तो वाटर पंप क्या करता है? लोअर टैंक से पानी को खींचता है सब, और खींचकर कहाँ भेज देता है? वाटर जैकेट्स में। क्योंकि आपने देखा था कि दहन प्रक्रिया कहाँ होती है? इंजन सिलेंडर के अंदर। तो वहां से वो क्या करते हैं? उसकी गर्मी को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी को अवशोषित करते हैं। और इंजन का जो आउटलेट मार्ग होता है, ऊपर का जो भाग होता है जहां एक रबर की होज पाइप जुड़ी रहती है, जो रेडिएटर के अपर टैंक के साथ में जुड़ी रहती है, वहां वो पानी क्या करता है? वापस से चला जाता है गर्म होने के बाद में इंजन की गर्मी को लेकर। रेडिएटर के अंदर ट्यूब होती है, उन ट्यूबों में वो पानी जाता है। आड़ी पड़ी हुई फिन्स रहती है, वायुमंडलीय हवा उनसे टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार ये पानी ठंडा होता रहता है और ये प्रोसेस रेगुलर चली रहती है। एक चीज और बता दूं मैं कि आपने नाम कभी सुना हो तो थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन गया कि थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगा रहता है? सीधा सा है कि देखिए, इंजन के अंदर जहां पानी जा रहा है, नीचे से पानी ले रहा है, तो इंजन का तो क्या हो गया? वो इनलेट मार्ग हो गया। रेडिएटर से पानी बाहर निकल रहा है तो रेडिएटर का आउटलेट मार्ग हो गया। ऊपर से वो पानी वापस जाएगा तो इंजन का आउटलेट, और रेडिएटर के अंदर जाएगा तो रेडिएटर का इनलेट। तो कहां लगा रहता है? इंजन के आउटलेट और रेडिएटर के इनलेट के बीच में। इंजन आउटलेट और रेडिएटर इनलेट के बीच में। एक्चुअल में करता क्या है, ये बात भी जाननी जरूरी है कि थर्मोस्टेट वाल्व करता क्या है। आपके ध्यान में होगा कि इंजन को ठंडा करने के लिए सीधा काम में आता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो क्या करता है? इंजन को कार्यकारी तापमान पे लाने में सहायक होता है। किसमें? कार्यकारी तापमान में लाने के लिए सहायक होता है। ये थर्मोस्टेट वाल्व जब तक ऑपरेट नहीं होता जब तक ये इंजन अपने वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। वैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसका भी एक टेम्परेचर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मेरे हिसाब से आपका शरीर जो हो जाता है वो स्थिर पड़ जाता है, कोई काम करने लायक हम नहीं रहता, ठीक है। उसी प्रकार इंजन को भी चलने के लिए उसका जो वर्किंग प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो जाता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः ये खुल जाता है। कई बुकों में 86 डिग्री या 82 भी मिलता है, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं, उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि जब तक के इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाता इतने थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता है, और जैसे ही इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो था कूलिंग सिस्टम। जब डिवाइडेशन कर रहे थे कि इंजन का, तो कूलिंग सिस्टम के अनुसार भी किया जा सकता है। आगे और देखते हैं कि और किस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया जा सकता है।
सिलेंडर की संख्या के अनुसार आपसे जब ये पूछ लिया जाता है कि इंजन सिलेंडर की संख्या के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा सा सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें मात्र एक ही सिलेंडर होता है। मल्टी सिलेंडर एक से अधिक, 2 गए, 3, 4, 6, 8, इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे, मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाएंगे। ठीक है, इनको बड़े टॉपिक के रूप में आगे अपन ले लेंगे इनको, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर की संख्या के अनुसार भी इंजन का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ी बात थी कि अकॉर्डिंग टू यूज भी थोड़ा सा अपन को जानना जरूरी है। काम में लेने के अनुसार, यूज के अनुसार, तो आपने देखा हो एक तो होता है जो यूज में ले रहे हैं यानी कि स्थिर इंजन, स्थिर इंजन को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी इंजन। दूसरा जो इंजन है वो कहलाता है आपका ऑटोमोबाइल इंजन। स्थिर इंजन वे इंजन रहते हैं जो एक ही जगह पर रहकर, वो मशीनरी है जो एक ही जगह पर रहकर अपने कार्य का संपादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर आटा चक्की, ट्यूबवेल सेट, जनरेटर सेट। कहीं भाग के जाते हैं क्या, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। लाइटिंग वाइटिंग के काम में भी जनरेटर सेट अपन लेते हैं। लाइटिंग भी गाँव में देखते हो कहीं लाइट नहीं रहती तो व्यवस्था रहती है कि नहीं रहती, तो वो इंजन तो है ही, लेकिन एक ही जगह पर क्या है, स्थिर है और अपने कार्य का संपादन करते हैं। उसी तरह पर जब बात की जाए ऑटोमोबाइल इंजन, सर ऑटो थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, मोटर साइकिल को उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो उनके अनुसार कहा गया है कि स्वतः शक्ति उत्पन्न करके सड़कों पे चलने वाले जितनी भी अपनी गाड़ियां हैं, कार है, बस है, ट्रक है, सभी क्या है, ऑटोमोबाइल इंजन है। तो देखो, जब इंजन हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो सर रुडॉल्फ डीजल जो थे उन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जो आविष्कार किया था वो 1896 में किया था। तो उसमें से संबंधित आपको जो पार्ट्स पुर्जे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये जो अपने पास में इंजन है, डीजल इंजन है, जिसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। तो आप देखिए, इंजन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो है टेपिट कवर। क्या है, टेपिट कवर। इसके बाद में टेपिट कवर को जो ढकने का जो टेपिट कवर जो इंजन सिलेंडर हेड है उसको ढकने का काम कौन करता है, टेपिट कवर। इंजन को 3 हिस्सों में डिवाइडेशन किया गया है। ऊपर का हिस्सा सिलेंडर हेड, बीच का जो हिस्सा है इंजन ब्लॉक, और सबसे नीचे का हिस्सा ऑयल चैम्बर जिसमें ऑयल भरा रहता है। ठीक है, सबसे जो बड़ा भाग होता है इंजन का, जो बीच का भाग होता है वो कौन सा होता है, इंजन ब्लॉक। ठीक है, अब देखते हैं थोड़े से इनके पार्ट्स पुर्जों के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे जो ये डिवाइस है, और लगाओ भाई, ये है एयर क्लीनर। एयर क्लीनर जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसमें हमारे पास में जो गाड़ी पे जो एयर क्लीनर है ये ऑयल बाथ टाइप है। कौन सा है, ऑयल बाथ टाइप। दूसरा होता है ड्राई टाइप। ऑयल बाथ जो टाइप है, इसका जो नीचे का हिस्सा है बाउल, नीचे आप लगाओ, नीचे का हिस्सा है बाउल, इसमें ऑयल भरा रहता है और एक छलनी रहती है फिल्टर के रूप में। क्योंकि जब वायुमंडलीय हवा प्रवेश करती है स्टार्टिंग से यहाँ से, तो अपने साथ में धूल मिट्टी के कण भी लेके आती है। अगर वो धूल मिट्टी के कण इंजन पार्ट्सों में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेन जो कण है वो ऑयल में चिपक के रह जाते हैं, मोटे जो कण हैं वो फिल्टर से बाहर रह जाते हैं और इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से शुद्ध हवा इंजन सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो आप देखिए कि
एक डिफरेंस भी अपन को देखना है इन पार्ट्सों के। डीजल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, पेट्रोल इंजन में कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, तो डिफरेंस भी इन्हीं के माध्यम से अपन को पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इंजन है, बड़े इंजन आपके पास में है, ये एयर कूल्ड इंजन भी है। कौन से? एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन कैसे है? देखिए इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, ऊपर का हिस्सा अपर टैंक है, नीचे का हिस्सा लोअर टैंक है, ठीक है ना। तो इसके पीछे देखा जाए तो फैन लगा हुआ है, दिख रहा है आपको अच्छे से। फैन के बाद में फैन पुली है, फैन पुली के बाद में ये वाटर पंप है, वाटर पंप। नीचे की हिस्से में आपको दिखाई देगी वाइब्रेशन डैम्पर पुली है। क्या है? वाइब्रेशन डैम्पर पुली। तो आप देखिए ये जो वाटर पंप का जो हिस्सा है, ये इसका इनलेट वे है। तो ये कहां से जुड़ा हुआ है? रेडिएटर से नीचे होज पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वाटर पंप क्या करता है? रेडिएटर से पानी को अंदर की ओर खींचता है, और ये पानी जाता कहां है? इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स में। अरे भैया ऐसे थोड़ी इंजन में जाएगा, वहां तो ऑयल भी रहता है, ऑयल के साथ में मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कहां जाता है? वाटर जैकेट्स में। वहां जाने के बाद में आपको पता है कि जो दहन प्रक्रिया कहां होती है? इंजन सिलेंडर के अंदर, कंबशन चेंबर। तो वहां जो गर्मी है उसको अवशोषित करने का काम करता है, क्योंकि सिलेंडर के चारों ओर इर्द गिर्द ये वाटर जैकेट से बने रहते हैं। वहां से वो गर्मी लेकर, ये देखिए इंजन का आउटलेट वे है, ठीक है, आउटलेट मार्ग है। यहां से वो गर्म पानी आएगा होज पाइप के माध्यम से और रेडिएटर के इनलेट मार्ग में जाएगा। सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही है वो इसकी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो उनमें वो पानी जाता है, और ये आड़ी पड़ी हुई ये इसकी फिंस है, ट्यूबों में पानी जाता है, वायुमंडलीय हवा फिंसों से टकराती है, और ये जो आपको फैन दिखाई दे रहा है ये वायुमंडलीय हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार ये पानी ठंडा होता रहता है और इंजन की गर्मी को अवशोषित करता रहता है। तो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। वैसे देखिए आप इसमें जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है और फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसको भी अपन थोड़ा जानते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये FIP पंप है। क्या है? FIP पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और हिंदी में बोला जाता है इसको अंतःक्षेपक पंप। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ एक पाइपलाइन आ रही है नीचे की ओर, दिख रही है आपको? ये डीजल टैंक से आ रही है, ये लो प्रेशर पाइप होती है। कौन सी पाइप होती है? लो प्रेशर पाइप होती है। तो सबसे पहले जो फ्यूल जो खींचने का जो काम करता है, फीडिंग का काम करता है, ये जो आपका फ्यूल फीड पंप है, ये हैंड प्राइमिंग पंप है, ये क्या करता है? फ्यूल को खींचता है। कौन सा पंप है? इनलाइन पंप। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है। कैसे पता चला? 1 2 3 4 इसमें इंजेक्टर लगे हुए हैं। जब टाइप्स की बात की जाती है, टाइप्स ऑफ इंजन, तो इसमें 2 प्रकार के इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन जी, ठीक है। तो इसमें ये जो इंजन है, एक से अधिक जिसमें सिलेंडर होते हैं वो कौन से होता है? मल्टी। में भी अपन चल के प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए और लाइट मोटर व्हीकल में आपको पता है कि 12 वोल्ट की बैटरी होती है। कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट। और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल में 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। इसमें 2 टर्मिनल पोस्ट लगी हुई है, ठीक है।
ब्लैक जो रहती है वायरिंग, वो हमेशा अर्थिंग के लिए कलर कोड रहता है, जो इंजन बॉडी से अर्थ रहता है। पेट्रोल इंजन में भी जो पुर्जे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले अपने पास में ऊपर भी बैटरी होती है और इसमें भी बैटरी होती है। आपने वहां देखा था FIP पंप के ऊपर एक ब्लीडिंग स्क्रू था, तो उस ब्लीडिंग स्क्रू को आप खोलकर जो एयरलॉक होती है हैंड प्राइमिंग पंप से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जब तक बबल्स के रूप में आ रही है तब तक हवा है, और जब धार के रूप में आ जाती है तो हवा निकल गई। उसी प्रकार इसके अंदर जो आप देखोगे डिवाइस कि डीजल के अंदर जो वेव्स उठती है उसको शांत करने के लिए क्या होता है, ये देखो ये पीछे की ओर जो लगा हुआ है कैनिस्टर होता है। क्या लगा होता है? कैनिस्टर। जो पेट्रोल के अंदर जो वेव्स उठती है उनको शांत करने का काम यही करता है। इंजन का ऊपर का हिस्सा क्या होता है? टेपिट कवर होता है, वही सेम चीज है इसके अंदर, आपको मैंने वहां बताया था। 20 का हिस्सा इंजन ब्लॉक और सबसे नीचे का हिस्सा ऑयल चैम्बर होता है। यहाँ आ जाओ, ये चीज आपको जो दिखाई दे रही है, देखिए बड़ी काम की बात है, यहाँ ध्यान करें आप, ठीक है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। क्या है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और जस्ट इलेक्ट्रिक कन्वर्टर है। आजकल आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई वगैरह इसमें जो एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन होता है, गाड़ी धुआं काफी इसका मुद्दा उठा रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो पेट्रोल वगैरह है, डीजल, इनमें लेड पीसकर भी मिलाया जाता है ताकि अच्छे से वो बर्न हो सके। लेकिन जाने अनजाने रूप में वो धुआं के रूप में आपके अंदर भी वो चीज जा रही है, तो उसमें जैसे चर्म रोग, कैंसर जैसे जनित रोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या कर रखा है, ये जो कैटेलिक कन्वर्टर है, जो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है पेट्रोल इंजन से, उसमें जो हार्मफुल जो गैस है उनको ये क्या करता है? समाप्त कर देता है। हार्मफुल जैसे सल्फर वगैरह हो गया, इन चीजों को, तो जो हार्मफुल है बिल्कुल जो धुआं है वही वो बाहर निकालता है। जो हार्मफुल जो चीजें हैं उनको नष्ट कर देता है। काफी कॉस्टली होता है, 25-26 हज़ार रुपए इसी में लग जाते हैं। तो ये कैटेलिक कन्वर्टर है, ठीक है। इसके बाद में और आओ देखो, इसमें ये जो डिपस्टिक गेज है इसके अंदर, ये CNG किट लगी हुई है इसके अंदर। कौन सा? हाँ, शुद्ध हवा जाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ जाओ, यहाँ देखिए आप इस तरीके से देखिए। आजकल क्या हो गया कि डीजल इंजन को, पेट्रोल इंजन को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा वर्स्टिक्स का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता था और उसके ऊपर एयर क्लीनर लगा रहता था। लेकिन आजकल क्या कर दिया, देखिए डीजल इंजन में यहाँ एक आपको कॉमन रेल दिखाई दे रही है, और कॉमन रेल के बाद में यहाँ नीचे की ओर आप देखोगे तो आपको इंजेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब अब डीजल इंजन के बाद में पेट्रोल इंजन में भी इंजेक्टर आ गए हैं, ठीक है। तो इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से शुद्ध हवा अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। और इंजेक्टर के माध्यम से जो पेट्रोल की जो सप्लाई होती है, सेंसर लगे हुए हैं, जितना पेट्रोल की सप्लाई चाहिए उतनी ही पेट्रोल अंदर जाएगा, ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम, ठीक है। तो वर्तमान समय में इस प्रकार से ये पेट्रोल इंजन आ गए हैं। और देखिए भाग इसके अंदर, यहाँ आपको जो ये डिवाइस दिखाई दे रही है, ये अल्टरनेटर है, यहाँ इसका ये वाटर पंप है, और इसके नीचे देखोगे आप तो आपको वाइब्रेशन डैम्पर पुली है, और यहां से देखिए, ठीक है ना, ये इसी के लिए जा रही है सारी पाइपलाइंस, ठीक है ना। और यहां देखिए आप, ये पॉइंट्स होते हैं जहां से आपकी जो गैस वगैरह है वो इसके अंदर डाली जा सकती है। इंजन के आगे की ओर जो आपको हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, दिखा दे रहा क्या, इसका कंडेंसर है, और यहाँ इसके जस्ट पीछे इसका क्या लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये रेडिएटर की प्रेशर कैप है, ठीक है। और यहाँ देखें आप, इसका कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है। प्रेशर कैप दो प्रकार की होती है, इसमें एक तो वैक्यूम वाल्व होता है, एक दूसरा होता है प्रेशर वाल्व है, ताकि जब रेडिएटर के अंदर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है तो प्रेशर वाल्व क्या करता है, उस प्रेशर को रिलीज कर देता है ताकि रेडिएटर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए, ठीक है। और वो कूलेंट रिजर्व बॉक्स में वहां चला जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो वहां से वो दोबारा सप्लाई आ जाती है, ठीक है। और इन गाड़ियों में क्या है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। बड़ी गाड़ियों में आपने देखा है तो वो रियर ड्राइव होती है, पीछे आपने डिफरेंशियल भी देखा होगा,
ठीक है। तो पेट्रोल इंजन में आपने देखो, और देखो आप अपने पास में बाइक भी अवेलेबल थी, है ना, बाइक, ठीक है ना। तो बाइक्स के अंदर जो इंजन के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, एयर कूल्ड सिस्टम होता है। और इन गाड़ियों बाइक्स में हो गया, ऐसे ट्रैक्टर में हो गया। बाकी जैसे इन गाड़ियों के अंदर तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, जहां रेडिएटर है, वाटर पंप है, तो वो कौन से इंजन है, वाटर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात की जाए तो ये कितने सिलेंडर इंजन है भैया, बता सकते हो आप? देखिए सीधा सीधा देखिए, इसमें आपको कितनी नोजल दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4 जी यहाँ से देख लो सर, और यहाँ से वो आ रही है ना, यहाँ से देखिए, है ना। तो ये भी 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। अपने पास में अल्टो वगैरह है, K10 वगैरह है, या अल्टो है, उसमें 3 सिलेंडर इंजन भी है, ठीक है ना। चलो ओके ओके, हो गया इनका।